नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी बेंगलुरु से है, कर्नाटक की राजधानी से, और ये कहानी है साल 2014 की। तारीख है 9 जुलाई। 9 जुलाई 2014 को एक छोटी सी बच्ची जो क्लास 2 में पढ़ती थी, वो अपने स्कूल से अगवा हो जाती है, किडनैप हो जाती है। बच्ची का नाम है राखीबा निसार। असल में होता यह है कि एक बुर्का नशी महिला, मतलब एक ऐसी महिला जिसने बुर्का पहन रखा हो, वो इस बच्ची के स्कूल में पहुंचती है और पहुंचकर ये बताती है कि उसके ग्रैनी की, यानी उसके दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो इसीलिए वो बच्ची को लेने के लिए आई है। क्लास टीचर उस बुर्का नशी महिला से इस छोटी सी बच्ची को मिलवाती है और बच्ची जो है उस महिला को देखते ही पहचान लेती है और उसके गले से लिपट जाती है। क्लास टीचर को ये बात समझ में आती है कि हाँ, ये बच्ची उस महिला को जानती है, और आनन फानन में वो महिला राखीबा निसार को लेकर स्कूल से निकल जाती है। ये बच्ची जो है बेंगलुरु में ही एक जगह है, विक्टोरिया रोड, वहाँ पर एक स्कूल है, श्री धनराज फूलचंद हिंदी स्कूल, वहाँ पढ़ती थी। और ये बच्ची अपने 4 बहनों में सबसे छोटी थी। बच्ची के पिता का नाम है सैयद निसार। ये गल्फ़ कंट्रीज़ में उन दिनों रहते थे और कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। तो जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे थे, मेहनत भी करते थे और ठीक ठाक इन्होंने पैसे भी कमाए थे। और इनकी जो वाइफ है, यानी इन 3-4 बच्चों की माँ, उनका नाम था समीना निसार। वो बेंगलुरु में ही रहती थी और बच्चों की परवरिश और उनकी देखभाल किया करती थी। जब राखीबा निसार नाम की ये छोटी सी बच्ची किडनैप हुई, उन दिनों उसका पिता सैयद निसार भी बेंगलुरु आया हुआ था गल्फ़ कंट्री से, और बेंगलुरु में रहकर अपना मकान बनवा रहा था। प्लानिंग ये थी कि मकान जब बन जाएगा और सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो वो फिर से बेंगलुरु छोड़कर वहीं गल्फ़ में जाकर कहीं फिर से नौकरी करने लगेगा और अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा। ऐसा भारत में बहुत सारे परिवारों में होता रहा है, होता है, और इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। तो खैर, 9 जुलाई 2014 को इस बच्ची को एक आंटी स्कूल से लेकर चली गई, और स्कूल से बच्ची के चले जाने के बाद, स्कूल से बच्ची के गायब हो जाने के बाद थोड़ी देर बाद उसकी माँ समीना निसार के मोबाइल पर एक दूसरे नंबर से मैसेज आया। दूसरे नंबर मतलब एक अनजान नंबर से, और उस अनजान नंबर से मैसेज करने वाले शख्स ने समीना को ये लिखा कि तुम्हारी छोटी बेटी राखीबा निसार हमारे कब्ज़े में है। अगर तुम उसकी सलामती चाहती हो, अगर तुम उसकी ज़िंदगी और उसका भलाई चाहती हो, तो तुम अपना मुंह बंद रखना। अपने किसी भी रिलेटिव को उस बच्ची के गायब होने के बारे में न बताना और न ही पुलिस से इसकी शिकायत करना, वरना तुम अपनी बच्ची से हाथ धो बैठोगी, यानी बच्ची तुम्हें वापस ज़िंदा नहीं मिलेगी। ये देखकर, ये मैसेज पढ़कर समीना निसार के हाथ पांव फूल गए। कोई भी माँ या पिता जब अपने कलेजे के टुकड़े के बारे में इस तरह की कोई खबर सुनती है या सुनता है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी हालत क्या होती होगी। अब समीना बिल्कुल ये सुनते ही बिल्कुल नम पड़ गई और उसने फ़ौरन अपने पति को इन्फॉर्म किया, नाते रिश्तेदारों को फ़ोन किया, और सबसे पहले तो ये क्रॉस चेक किया कि क्या वाकई राखीबा निसार जो स्कूल गई थी वो स्कूल में है या स्कूल से गायब हो चुकी है। तो जब समीना ने स्कूल में फ़ोन किया और जानकारी ली, तो ये पता चला कि हाँ, राखीबा को तो कोई महिला आकर अपने साथ लेकर गई है। अब वो महिला कौन है, इसके बारे में स्कूल वाले कोई जानकारी नहीं दे पाए, क्योंकि स्कूल वालों को, खासकर इस बच्ची के क्लास टीचर को ये लगा कि वो महिला जो है इसकी कोई बहुत क्लोज़ रिलेटिव है। यही वजह है कि जब बच्ची ने उस महिला को देखा तो आंटी कहकर उसके गले से लिपट भी गई थी। तो इसीलिए उस बच्ची को उस महिला के हवाले कर दिया गया। एक तरह से देखा जाए तो ये क्लास टीचर की एक लापरवाही थी या गैर जिम्मेदाराना रवैया था कि बगैर उस महिला का नाम पता पूछे या लिखे या उसकी कोई क्लियर इमेज या तस्वीर देखे, बुर्का नशी महिला को एक बच्ची सौंप दी, और यहाँ तक कि उस बच्ची के माता पिता को भी इन्फॉर्म नहीं किया। और ख़ुद राखीबा निसार जो छोटी सी बच्ची है, उसकी बड़ी बहन भी उसी स्कूल में पढ़ती है, उस बहन को भी क्लास टीचर ने इन्फॉर्म करने की जहमत नहीं उठाई।
क्लास टीचर ने इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं समझी। तो यहाँ पर एक घनघोर लापरवाही का मामला था, लेकिन ये बात कंफर्म हो गई कि राखीबा स्कूल से गायब हो चुकी है और उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके माता पिता के अब होश गुम हो गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाए। फ़ौरन वो पुलिस के पास जाने की तैयारी करने लगे। इसी बीच समीना के मोबाइल पर एक और मैसेज आया और ये मैसेज भी उसी मोबाइल नंबर से आया। और उस मोबाइल से जो मैसेज आया उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर बच्ची वापस चाहते हो तो 10 लाख रुपयों का इंतज़ाम कर लो, हम जल्दी तुम्हें अपना पता ठिकाना बताएंगे, कहाँ पर रुपए कैसे डिपॉजिट करने हैं, कैसे सौंपना है हमें, और कोई चालाकी दिखाई तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। अब ये 2 मैसेज बैक टू बैक आ गए। घर वालों की धड़कनें और बढ़ गई और वो फ़ौरन फिर पुलिस के पास पहुँचे। जिस पुलिस स्टेशन में पहुँचे उस पुलिस स्टेशन का नाम है अशोकनगर। अशोकनगर थाने में जाकर समीना के मम्मी पापा दोनों ने रिपोर्ट लिखवाई और माफ़ कीजिएगा, राखीबा के मम्मी पापा दोनों ने रिपोर्ट लिखवाई। और जब राखीबा के मम्मी पापा यानी समीना निसार और सैयद निसार थाने पहुँचे तो चूँकि उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों को बताया था, तो कई सारे रिलेटिव्स भी जो है उनके इस मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए उनके साथ पुलिस स्टेशन पहुँचे थे। अब रिपोर्ट लिखी गई और पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। तो जब तफ्तीश शुरू हुई तो पुलिस को वो मोबाइल नंबर भी घर वालों ने दिया, बताया कि इस मोबाइल नंबर से मैसेज आया था। पुलिस ने उस नंबर को सर्विलांस पर लगाया और उसे चेक किया कि ये नंबर कहाँ है, लोकेशन क्या है, लेकिन पुलिस को निराशा हाथ लगी क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो चुका था। पुलिस ने अब अपने लेवल पर उस मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की, लेकिन पुलिस को कोई हेडवे, कोई क्लू इस मामले में शुरू में नहीं मिल पा रहा था। अब पुलिस की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और इसी छानबीन के दौरान एक आदमी जो पुलिस स्टेशन में समीना निसार और सैयद निसार के साथ उस बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचा था, उस आदमी पर पुलिस का थोड़ा सा शक गहराने लगा। इस आदमी का नाम था सैयद सलमान शाह। ये बेसिकली 28 साल का एक शख्स था जो समीना निसार की एक कज़न का हस्बैंड था। और समीना निसार जो है वो ऑस्टिन टाउन इलाके में रहती हैं। राखीबा का घर वहीं पर है, उसकी माँ समीना ऑब्वियसली वहीं रहती है। और ये जो सलमान शाह है वो बेंगलुरु में ही भारती नगर में रहता है। तो यानी ये रिलेटिव हैं, एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन पुलिस को वो सलमान शाह की हरकतों पर और गतिविधियों पर थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था। और पुलिस ने ये गौर किया कि जब समीना और उसके पति अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचे थे तो सलमान भी उनके साथ थाने में आया ज़रूर था। और जो थाना प्रभारी यानी जो थाना इंचार्ज होते हैं उनके कमरे में वो बैठा भी था, लेकिन बातचीत करने के दौरान वो कई बार उठ कर बाहर जा रहा था और फिर वापस आकर वहाँ बैठ जा रहा था। और जितनी बार वो वापस आता था उतनी बार वो समीना को दिलासा देता था, उसके पति को दिलासा देता था कि बिल्कुल परेशान होने, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पुलिस के पास आ गए हैं तो जल्दी ही पुलिस कार्रवाई करेगी और आपकी बच्ची आपको वापस भी मिल जाएगी, बिल्कुल घबराना मत। तो ये सब बातें जब वो सलमान शाह जो है बच्ची के माता पिता को कह रहा था तो बेशक वो उनको ना घबराने की सलाह दे रहा था, लेकिन खुद उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। और पुलिस की पैनी निगाहों ने, पुलिस के जो शार्प आईज होते हैं, उसने इस आदमी के चेहरे पर मौजूद इस तनाव को पढ़ लिया था, ऑब्जर्व कर लिया था। बेसिकली सिर्फ पुलिस वाले नहीं बल्कि समीना के कुछ और रिलेटिव्स ने भी सलमान के इस तरह की जो हरकत थी, ड्यूबियस यानी थोड़ी रहस्यमयी हरकत थी और जो संदिग्ध गतिविधि थी, उसको रीड किया था। समीना की एक बहन है जिनका नाम है साबिरा इनायत और उनके पति का नाम है इनायत अहमद। तो ये साबिरा इनायत और इनायत अहमद ये भी थाने पहुंचे थे और इन दोनों ने भी सलमान शाह के उस हरकत को और उसके बॉडी लैंग्वेज को रीड किया था। और उन्होंने ये बात समीना को बताई भी थी कि समीना, हमें तो इस सलमान पर ही शक हो रहा है जो तुम्हारे कज़न का हस्बैंड है। ये बात इनायत परिवार ने समीना को और उसके पति को बताई थी, लेकिन समीना को शुरू में इन दोनों की बात पर यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि उसे लगा कि अरे ये मेरे कज़न का हस्बैंड है, ये मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए यहाँ आया है, अगर वो परेशान है तो हम ये कैसे मान ले कि उसने बच्ची को किडनैप किया है या बच्ची के किडनैपिंग में उसका कोई रोल है। तो समीना ने ये बात जो है सुनी ज़रूर, लेकिन उसको अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दिया क्योंकि वो इस बात को मान ही नहीं सकती थी कि सलमान जो उनका इतना बड़ा मददगार और खैरख्वाह है वो इस तरह की किसी हरकत के पीछे शामिल हो सकता है।
लेकिन सूनर और लेटर जब अलग अलग नाते रिश्तेदारों ने सलमान की हरकतों को देखते हुए समीना को बताया कि इस किडनैपिंग के पीछे हमें सलमान का हाथ लग रहा है, तो समीना ने न चाहते हुए भी पुलिस को इसके बारे में बताया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब पुलिस को सलमान के बारे में इन्होंने शिकायत की तो पुलिस का माथा ठनका, क्योंकि पुलिस पहले ही ऑब्जर्व कर रही थी कि ये सलमान जो है कुछ छिपा रहा है और ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसके चेहरे पर खुद जो है टेंशन इस वक्त दिख रही है। तो पुलिस की निगाह तो अपनी जगह थी ही, अब रिलेटिव्स ने और खुद समीना ने पुलिस को उस सलमान के बारे में बता दिया था कि हमें अब इस पर भी शक हो रहा है। लेकिन जब तक पुलिस को पीड़ित परिवार ये बताता कि सलमान पर हमें शक हो रहा है, जो कि हमारा ही रिलेटिव है, तब तक वो सलमान जो है वो थाने से गायब हो चुका था और कई घंटों का वक्त गुजर चुका था। तो जिस दिन ये किडनैपिंग हुई थी, यानी 9 जुलाई 2014, वो दिन निकल चुका था। अब अगले दिन पुलिस ने ये तय किया कि फ़ोन तो खैर वो ट्रेस करने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन वो स्विच ऑफ था। अगले दिन पुलिस ने यह तय किया कि वो सीधे जो है सलमान के घर ही पहुंच जाएगी और पुलिस जो है सीधे पहुंच गई भारती नगर, जहां पर सलमान शाह का मकान है, जहां सलमान शाह रहता है। यहां जैसे ही सलमान ने पुलिस को देखा और सलमान के होश उड़ गए और सलमान के साथ उस घर में, उस मकान में उसकी बीवी सबरीन भी मौजूद थी। और सबरीन ने भी जब पुलिस को देखा तो सबरीन के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ने लगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों ने पुलिस को देखते ही अपने हाथ खड़े कर लिए और कहा कि हाँ, उन्होंने ही उनकी बच्ची समीना की बच्ची और सैयद निसार की बच्ची राखीबा निसार को किडनैप किया है। लेकिन यहाँ पर एक नया ड्रामा ये शुरू हो गया कि सलमान और उसकी पत्नी सबरीन पुलिस की मौजूदगी में ही एक दूसरे से लड़ने लग गए और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, ये तुम्हारा ही प्लान था कि राखीबा को किडनैप कर लें। देखो, तुमने हमें फंसा दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, तुम तो पकड़ी गई, मैं भी पकड़ा गया, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये बात जो है सलमान अपनी बीवी सबरीन को कहता और सबरीन सारा इल्ज़ाम जो है अपने पति सलमान पर लगाती और पुलिस की मौजूदगी में पति पत्नी आपस में बुरी तरह से लड़ने लग गए। पुलिस थोड़ी देर के लिए इनकी ये हरकत देखकर शॉक्ड रह गई, लेकिन पुलिस ने उन दोनों को काबू किया और खुद घर की तलाशी लेने की शुरुआत की। अब जब पुलिस वालों ने घर की तलाशी ली तो देखा कि अंदर के कमरे में बिस्तर के नीचे कंबल में लपेटी हुई कोई चीज रखी हुई है। शक तो था ही कि पता नहीं कंबल के अंदर क्या हो। अब जब पुलिस वालों ने जैसे ही कंबल का जो बंडल था उसे खोला तो पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये वही बच्ची थी और चूंकि कंबल में बुरी तरह से लिपटी हुई थी तो आप समझ सकते हैं कि बच्ची अब इस दुनिया में नहीं थी, बल्कि उसकी मौत हो चुकी थी। राखीबा निसार जो है उसकी हत्या की जा चुकी थी और हत्या करने वाला कोई नहीं बल्कि इसी मकान के रहने वाले, इसी मकान में रहने वाला सलमान और सबरीन था। वो सबरीन जो रिश्ते में इस बच्ची की माँ की कज़न लगती है। तो यानी एक आंटी ने ही अपनी भतीजी को किडनैप कर लिया और उसकी हत्या कर दी अपने पति के साथ मिलकर। अब जब जांच और आगे बढ़ी तो पता चला कि ये सबरीन ही थी जो इस बच्ची के स्कूल गई थी और स्कूल जाकर बच्ची को ये कहकर उसके क्लास टीचर से अपने कब्जे में ले लिया था, अपने कस्टडी में ले लिया था कि इस बच्ची की दादी की तबीयत अचानक काफ़ी ख़राब हो गई है, तो हम बच्ची को लेने आए हैं। तो सबरीन बुर्का पहन कर गई थी ताकि वो पहचानी ना जाए और वाकई उसको स्कूल वाले नहीं पहचान पाए। वो अपने मिशन तो मैं नहीं कहूँगा, मिशन एक अच्छा वर्ड है, लेकिन वो अपने साजिश में, अपने कॉन्स्पिरेसी में वो कामयाब हो गई और बच्ची को लेकर आ गई। अब प्लानिंग के मुताबिक ही जब बच्ची इनके कब्जे में आ गई तो इन्होंने बच्ची के मम्मी पापा से रैंसम के लिए यानी फिरौती की रकम वसूलने के लिए उनको मैसेज भेजा। और चूंकि वो बड़ा क्लोज वॉच इस पूरे मामले पर बड़ी गहरी निगाह रखना चाहते थे, इसीलिए मैसेज भेजने के फ़ौरन बाद स्विच ऑफ करके सलमान जो है वो उनके घर भी पहुंच गया। और घर पहुंचने के बाद वो उनके मदद के लिए पुलिस स्टेशन भी पहुंचा और साथ साथ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने में इनकी मदद भी करता रहा। और ये सब कुछ सलमान इसलिए कर रहा था ताकि सलमान को ये पता चले कि आखिर बच्ची के घर वाले क्या स्टेप उठा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, पुलिस को क्या जानकारी दे रहे हैं और वो उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सके। लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और बच्ची के माता पिता ने सारी बात बताई, उन मैसेज के बारे में बताया, वो फ़ोन नंबर दे दिया, तो जब ये सारी चीज़ें पुलिस को पता चली
पुलिस वो सारी चीज़ें जब नोट कर रही थी तो सलमान ये चीज़ें देख रहा था और धीरे धीरे सलमान के मन में डर पैदा हो रहा था। उसको ये लग रहा था कि पुलिस अगर जांच करेगी तो हो सकता है कि फ़ोन नंबर के ज़रिए या उसकी लोकेशन के ज़रिए या मैसेज लिखने के तरीके के ज़रिए शायद वो पकड़ा जाए। फिर उसे लगने लगा कि मेरा ये जो प्लान है किडनैपिंग का, इसमें कुछ कमियां हैं, तो वो घबरा गया। इसलिए उसके चेहरे पर पुलिस स्टेशन में हवाइयाँ उड़ रही थी, जिसका जिक्र पुलिस वालों ने और इस बच्ची के दूसरे रिलेटिव्स ने किया था। तो इसीलिए सलमान पुलिस स्टेशन में कुछ देर तक तो रुका, इनको दिलासा देने का नाटक करता रहा और फिर वहाँ से गायब हो गया। पुलिस को भी शक हो चुका था और फिर आखिरकार सलमान अपने घर आ गया। घर आने के बाद उसे लगा कि उसके बचने की अब कोई गुंजाइश है नहीं, वो फंस जाएगा। तो उसने आने के बाद 9 तारीख को ही, जिस दिन बच्ची को किडनैप किया था, उसी दिन उसने बच्ची की गला घोंट कर हत्या कर दी। अब पति पत्नी की प्लानिंग ये थी कि अगले दिन यानी 10 तारीख को, 10 जुलाई को वो इस बच्ची की डेड बॉडी को कहीं डिस्पोज ऑफ कर देंगे, कहीं फेंक देंगे। हत्या एक दिन पहले वो कर चुके थे, लेकिन इससे पहले कि वो बच्ची की लाश कहीं फेंक पाते, पुलिस की टीम शक करती हुई सलमान और सबरीन के घर आ गई और उनको रंगे हाथों बच्ची की बॉडी के साथ, बच्ची की लाश के साथ गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह है कि इतना करीबी रिश्तेदार जो सुख दुख में हमेशा साथ रहता है और जिसके किडनैपिंग के पीछे होने के बारे में खुद बच्ची के माँ बाप ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते हैं, दूसरे नाते रिश्तेदार बता रहे हैं तो भी बच्ची के माँ बाप उसे नहीं मान पा रहे हैं, ऐसे रिश्तेदारों ने एक छोटी सी बच्ची जो क्लास 2 में पढ़ती है उसे क्यों किडनैप किया और क्यों उसकी हत्या कर दी? तो इसके पीछे का जवाब यह है कि ये दोनों लालची लोग थे। इन्हें पैसों की ज़रूरत थी और इन्हें ये लगता था कि राखीबा के पापा सैयद निसार चूँकि गल्फ़ कंट्री में रहते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, अभी हाल में आए हैं, अपना घर बना रहे हैं, तो इनके पास, इनके पूरे परिवार के पास काफ़ी पैसे होंगे और अगर वो किसी तरह से 10 लाख रुपए उनसे रैंसम के तौर पर वसूल कर लेते हैं तो उनके पैसों की जो तंगी या ज़रूरतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये सब कुछ सोचकर सबरीन ने और सलमान ने खुद ही अपने ही रिलेटिव की बेटी को किडनैप करने की ख़तरनाक और गिरी हुई प्लानिंग कर ली और प्लानिंग करने के बाद उसे एग्जीक्यूट भी कर दिया। और एग्जीक्यूट करने के बाद जब खुद अपनी ज़िंदगी पर बनाई और उनको लगने लगा कि वो फंस जाएंगे, पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने डर के मारे बच्ची की हत्या भी कर दी। लेकिन हुआ वही जो ऊपर वाले को मंजूर था, बच्ची की हत्या तो हो गई, लेकिन ये दोनों अपनी गलती की वजह से और अपने गुनाह की वजह से आखिरकार पकड़े गए और उन दोनों को ही पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। 2014 की ये घटना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। 30 जुलाई 2021 को इस मामले की सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने इस पति पत्नी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बेंगलुरु पुलिस की एक अच्छी तफ्तीश थी, जिस तफ्तीश की बदौलत पुलिस ने किडनैपर हस्बैंड वाइफ डुओ को अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया। लेकिन ये कहानी अपने आप में ये भी एक मैसेज देती है कि हमें किसी पर भी आंख मूंद कर यकीन नहीं करना चाहिए। मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि इसका ये मतलब नहीं है कि हर आदमी को शक की निगाह से देखो, लेकिन थोड़ा सा सिक्योर होना और थोड़ा सा सजग होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस घटना में हालांकि मम्मी पापा का, बच्ची के पेरेंट्स की कोई गलती नहीं थी, लेकिन अगर टीचर या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा एक्टिव होता और उन्होंने अपने तौर पर वो जो आंटी लेने आई थी इस बच्ची को, उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने की कोशिश की होती, तो हो सकता है कि वो किडनैपिंग तो रुक ही जाती। वो आंटी जो मैलाफाइड इंटेंशन से आई है, शायद उसकी पोल भी खुल जाती और वो वहीं पकड़ी भी जाती। लेकिन स्कूल वालों ने लापरवाही की और उसका खामियाजा एक परिवार को, अपनी लाडली बेटी को गंवा कर चुकाना पड़ा। तो जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, मैंने आप लोगों को जमशेदपुर की एक कहानी सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक बिजनेसमैन की बीवी का कत्ल हुआ और उस कत्ल के पीछे जो कहानी या जो स्टोरी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो स्टोरी बिल्कुल यू टर्न ले ली और कहानी में कोई और नई बात सामने आ गई। तो आप लोगों ने अगर उस स्टोरी को मिस किया है तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर आप उस स्टोरी को सर्च करके सुन सकते हैं। कुछ कमेंट्स में पढ़ता हूँ। दीपक हीरा जी ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि पति पत्नी के बीच झगड़े कई बार बहुत ख़तरनाक टर्न ले लेते हैं और
सुपारी किलर्स जो होते हैं उन सुपारी किलर्स को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। देवराज शर्मा जी सिलीगुड़ी से हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब हमारे रेगुलर लिसनर हैं। अच्छा, हमारे एक और दर्शक हैं जिनका नाम मुझे ऑफ हैंड तो याद नहीं है, लेकिन जब मैं सारे मैसेजेस पढ़ रहा था तो उन्होंने ये कहा कि क्राइम तक और आज तक जैसे ऑर्गेनाइजेशन का से होते हुए मुझे जो है एक एक अपने व्यूअर का मैसेज या उनके कमेंट्स नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये जो है क्राइम तक का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से थोड़ा अपने आप को नीचा करने वाली बात है। तो पता नहीं, मैं उनकी बात से 100% क्या मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए कुछ पॉजिटिव सोच कर ही कहा है और जो उनकी फीलिंग्स है मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, एडमायर करता हूँ, लेकिन उनकी ये बात मुझे बहुत समझ में नहीं आई। क्या मुझे ये जो कमेंट्स मैं आप लोगों का पढ़ता हूँ या आप लोगों के नाम पढ़ता हूँ, क्या ये सिलसिला बंद करना चाहिए या इसे जारी रखना चाहिए? इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे दर्शक हैं जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने अपना नाम लिख के भेजा है। शिवम ध्रुव हैं, साक्षी ध्रुव, रितु ध्रुव, शांतनु ध्रुव, भाटपाड़ा छत्तीसगढ़ से ये लोग हैं। प्रदीप भाम्बू जी ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संध्या रानी का कमेंट है, ये बता रही हैं कि वो जमशेदपुर से हैं और जब से उन्हें ये पता चला है कि मैं भी जमशेदपुर से हूँ तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत ऑब्वियस है। थैंक यू वेरी मच संध्या जी। उमेश भूया जी, ये इन्होंने भी उस स्टोरी पर अपना कमेंट किया है। मीता भट्टाचार्य जी मेरे होम टाउन से हैं। क्राइम तक की बदौलत ही मीता जी और उनके परिवार से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन अब वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी हैं तो मेरे अभिभावक की तरह हैं, मैं उन्हें आंटी कहता हूँ। उन्होंने बहुत दिनों के बाद ये मैसेज भेजा है और उन्होंने मुझे एक तरह से आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट भी की थी या हुक्म भी दिया था कि जमशेदपुर की ये कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊं, जिसमें इन्होंने अब कमेंट किया है और थैंक्स अ लॉट लिखा है। तो एनीवे बहुत धन्यवाद आपका। राकेश अधिकारी ने भी कमेंट किया है। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से देखते हैं। उद्रेश बिंद साहब ने भी कमेंट किया है। विजेंद्र सिंह साहब हैं। गिरीश गिरीश कांकेरवार का कमेंट है। एक और हमारे दर्शक हैं, उनका नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि वो क्लियर नहीं है। समथिंग मिरांडा ज़रूर है लास्ट में, तो आप अपना नाम अगर अलग से लिख देते तो शायद मैं ठीक से पढ़ पाता। आई एम अमोल, इस तरह से एक आईडी बनी हुई है, उन्होंने भी अपने बारे में लिखा है, अपना मतलब कमेंट किया है। फहद रिस्की व्लॉग्स, इन्होंने भी कमेंट किया। रेगुलर लिसनर हमारे अनवर ने भी कमेंट किया है। मरियम मोहम्मद का कमेंट है। प्रकाश HP, आलोक का कमेंट है। काके चौधरी ने कमेंट किया है, उन्होंने राम राम कहा है। तो चलिए बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक हैं JK चांडेगड़ा जूनागढ़ से, और ये लिखते हैं कि एपिसोड नंबर जो है हमें लिखना चाहिए। तो खैर ये मांग आप लोग बहुत समय से करते रहे हैं, लेकिन वो क्राइम तक जो चैनल या जो आप समझ लीजिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन ही है उसका कॉल है, वो जब तय करेंगे तो एपिसोड नंबर लिखेंगे। अदरवाइज़ एपिसोड तो खैर चल ही रहा है, आप लोगों के सामने हाजिर मैं हो ही रहा हूँ। विनय नासवाले जी ने भी कमेंट किया है और सुमित का कमेंट है। नजरे आलम साहब का कमेंट है। प्रकाश जी का मैंने जिक्र कर ही दिया। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच। वर्जीनिया डिसूजा ने भी कमेंट किया है। गुड आफ्टरनून सर, लाइक टू हियर यू, उन्होंने लिखा है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। जिन्होंने कमेंट किया उनका तो मैं शुक्रगुजार हूँ ही, जिन्होंने नहीं किया उनका भी बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ मैं उनके लिए। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।